नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश में कोरोना संक्रमण कहर बरपाने के बाद फिर से ढलान पर है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी सर पर मंडरा रही है। राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर का कहर कैसा होगा, इसका खतरा सबसे ज्यादा है। इस पर IIT दिल्ली ने एक रिपोर्ट तैयार की। इसके अनुसार स्थिति दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक तीसरी लहर में दिल्ली में हो सकती है। करीब 3 हफ्ते पहले देश और दिल्ली वालों ने भीषण महामारी का जो दौर देखा, उसका खौफ आज भी जहन में सवार है। दिल्ली मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दाखिल हुई है, उसमें साफ कहा गया है कि तीसरी वेव जो कोरोना वायरस की आने वाली है, वो अभी चल रही दूसरी वेव से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। संक्रमण दर और भी ज्यादा बढ़ सकता है और हॉस्पिटल बेड्स, दवाई और ऑक्सीजन की जरूरत और तेज हो सकती है। दरअसल IIT दिल्ली की टीम ने कोरोना के अगले दौर से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। देश में तीसरी लहर की आशंका कल एक्सपर्ट पहले ही जता चुके हैं। IIT दिल्ली ने इसी तीसरी लहर के खतरे को आंकड़ों के आधार पर नापने की कोशिश की। रिपोर्ट में तीसरी लहर को लेकर 3 स्थितियों की संभावना जताई जा रही है। पहली स्थिति, दूसरी लहर जैसा खतरा, यानी रोजाना करीब 5600 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 28,000। दूसरी स्थिति, दूसरी लहर से 30% ज्यादा खतरा, यानी रोजाना करीब 7300 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 36,000। तीसरी स्थिति, दूसरी लहर से 60% ज्यादा खतरा, यानी रोजाना 9000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 45,000। IIT डिपार्टमेंट रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि 9 बिंदु हैं जिस पर दिल्ली सरकार को ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं, दवाई, स्टाफ और जो एप्स बनाई गई हैं जिन पर आंकड़े बार बार अपडेट किए जाते हैं, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन वगैरह के बारे में, उनको भी ढंग से स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। जरा सोचिए, अप्रैल के महीने में जब दिल्ली में रोजाना करीब 5,500 कोरोना मरीजों को अस्पताल में इलाज की जरूरत थी, तब क्या हाल था। और तीसरी लहर में जब रोजाना 9,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में पहुंचने लगेंगे तो कैसा मंजर होगा। ऑक्सीजन से लेकर दवाओं, PPE किट और तमाम जरूरी मेडिकल सामान के लिए हाहाकार मच सकता है। IIT दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है और संभावित खतरे से निपटने के लिए कुछ अहम सुझाव दिए हैं। पहला, ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाए। दूसरा, रीफिलिंग क्षमता बढ़ाई जाए। तीसरा, दिल्ली में ही ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाए। IIT's report is out, giving a model for the third wave. And the spike may go by 60% higher than the second wave. It's better to be overly prepared rather than underprepared. We've been recommending to the government to create a stockpile which should be 25 to 30% of the annual procurement by the central and state governments. फिलहाल कोरोना के मामले ढलान पर हैं। ऐसे में ये सही वक्त है कि केंद्र और दिल्ली सरकार IIT की चेतावनी को गंभीरता से लेकर आगे की तैयारी शुरू कर दे, वरना फिर से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दिल्ली से स्नेहा मुर्दानी और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ तीसरी लहर का डर है तो दूसरी लहर की दर्दनाक यादें हमारे मस्तिष्क से नहीं हट रही। हमारे देश के कई शहरों में शमशान घाटों के दृश्य ने पूरी दुनिया को दहला दिया था, तो वहीं गंगा में लाशों का अंबार भी दिखाई दिया था। एक बार फिर से ऐसी ही विचलित करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग कोरोना मृतक के शव को नदी में फेंक रहे हैं। कोरोना की मार से हांफते लड़खड़ाते देश में त्रासदी का एक पहलू ये भी है, महामारी से जंग हारने वाले कुछ लोग इतने बदनसीब रहे कि ठीक से अंतिम विदाई देने की बजाय उनके अपने ही
पिंड छुड़ाते नजर आ रहे हैं। झकझोर देने वाली ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आई, जहां राप्ती नदी के पुल पर 2 लोग एक शव नीचे फेंकते दिखाई दिए। यह घटना मोबाइल कैमरे में कैद हुई है। पुल पर एक शख्स पीपी किट पहने दिख रहा है, दूसरा शख्स साधारण लिबास में है। नीचे सड़क पर शव रखा है। ये दोनों लोग कपड़े में लपेट कर रखे शव को दोनों ओर से उठाकर पुल की रेलिंग पर रखते हैं। इस दौरान पीपी किट पहना हुआ शख्स शव के कपड़ों के भीतर कुछ रखता है और फिर शव नीचे पानी में फेंक देता है। पुल से गुजर रहे कुछ कार सवारों ने यह घटना मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा तो इन लोगों की तलाश भी शुरू हो गई। बलरामपुर प्रशासन के मुताबिक वीडियो एक दिन पहले यानी 29 मई का है और शव की पहचान भी हो गई है। दावा किया जा रहा है कि शव सिद्धार्थ नगर के एक बुजुर्ग का है, जिनकी कोरोना के चलते मौत हो गई थी। प्रशासन के मुताबिक शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया था, लेकिन परिवार वालों ने नदी में बहा दिया। मीडिया पर शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में दिख रहे दूसरे शख्स की पहचान भी हो गई है। यह शख्स नदी घाट के शमशान घाट पर ही काम करता है। इनका कहना कि शव को नदी में फेंकने के लिए मृतक के परिवार वालों ने ही कहा। यहाँ से लहास लेके गए उधर बीच में, तो हमसे बोले कि मतलब हमको यहाँ पर काम है। हमने कहा ठीक है। तो हम इस साइड में हम खड़े थे। उस टाइम में मतलब चेन खोलकर 2 पत्थर डालकर उनको नीचे गिराया गया। वो बीच में गिरे, डूब गए और वो गाड़ी घुमा के चले गए। यह घटना संवेदनहीनता के साथ लापरवाही की भी घनघोर मिसाल है। सवाल उठ रहे हैं कि जब शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया तो परिजनों को कैसे मिल गया? प्रशासन ने प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार सुनिश्चित क्यों नहीं किया? परिवार वाले जब शव को बाहर ले जा रहे थे तब अस्पताल प्रशासन की टीम ने रोका क्यों नहीं? सवाल यह भी है कि शमशान में अंतिम संस्कार की सुविधा होने के बावजूद परिजन बाहर क्यों गए? कोविड मृतक के शव को नदी में बहाते वक्त परिजनों को दूसरों की कोई फिक्र नहीं हुई। नदी में शव से फैलने वाले संक्रमण का जिम्मेदार कौन होगा? चंद रोज पहले गंगा में तैरती मिली दर्जनों लाशों की तस्वीरों ने देश दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। कोरोना के शिकार हुए लोगों के शवों पर सियासत भी जमकर हुई। किसी ने इसे सामाजिक अपराध कहा तो किसी ने सरकार की विफलता का नतीजा और लोगों की मजबूरी बताया। उस दौर में जब भारत के शमशानों की तस्वीरें विदेशी मीडिया की सुर्खियां बन रही थी, तब ये भी दलील दी गई कि शवों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं बची। हम फिलहाल जिस दौर में जी रहे हैं, जिंदगी बचाना एक चुनौती है और जिंदगी बच जाए तो निभाना उससे भी बड़ी मुश्किल। लेकिन जानबूझकर नदियों में शव बहाने को किसी भी तरह जायज नहीं कहा जा सकता। पहले से प्रदूषित नदियों में कोरोना वायरस की घुसपैठ आफत की जाने कौन सी तस्वीर दिखाए। बलरामपुर से सुजीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भविष्य की विभिन्न आशंकाओं और खतरे के मद्देनजर हमारे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। फिलहाल संक्रमण के आंकड़े और मामले कम हो रहे हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था की चिंता भी सरकारों को सताने लगी। परिणाम यह हुआ कि कुछ राज्यों ने 1 जून यानी कि कल से प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। की सख्ती और सन्नाटे के बाद रोजमर्रा की जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली में रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 1000 से नीचे पहुंचने लगा है, तो केजरीवाल सरकार ने भी उम्मीद जताई कि प्रतिबंध कम हो सकते हैं। कल विस्तार से नए नियमों का खाका जारी हो गया, जिसके तहत 1 जून से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।
फैक्ट्रियों में काम और कंस्ट्रक्शन के काम सशर्त शुरू हो सकते हैं। इनसे जुड़े लोगों को काम पर निकलने की इजाजत रहेगी। हालांकि लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंध जस के तस रहेंगे। राजधानी में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्री को छूट दी गई है। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क में जिस तरीके की छूट दी गई है, उससे तमाम जो कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डर हैं वो कंफ्यूज हैं। दरअसल कंस्ट्रक्शन करने वाले कारोबारियों का ये कहना है कि जब तक उन्हें कच्चा मटेरियल नहीं प्रोवाइड होगा तब तक वो कंस्ट्रक्शन वर्क को कैसे पूरा करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं कृष्णा नगर में। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, जहाँ पर सुबह से ही मजदूरों के आने का सिलसिला और ठेकेदारों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, इस उम्मीद के साथ कि कल से काम जो है वो शुरू होगा। लेकिन काम शुरू होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ। हालांकि दिल्ली में बाजार खोलने को लेकर पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता बाजार भी खोलने की इजाजत चाहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एलजी ने इसकी इजाजत नहीं दी। कोरोना के स्ट्रेन को लेकर भड़की सियासत के बीच मध्य प्रदेश में भी 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संक्रमण कम होने के साथ ही संकेत दे दिया था कि तालाबंदी हमेशा नहीं रह सकती। 1 जून से 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकेंगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि 5% से कम संक्रमण रेट वाले शहरों में 100% स्टाफ के साथ दफ्तर खोले जा सकेंगे, जबकि 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दफ्तर 50% स्टाफ के साथ ही खुलेंगे। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में 50% की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे। 5% ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में सिर्फ होम डिलीवरी ही हो सकेगी, जबकि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। शादी में 20 लोगों को ही इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं। मैनेजमेंट कमेटीज जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही कर चुके हैं। 1 जून से 5 घंटे के लिए दुकानें खोली जाएंगी। दुकान खोलने का वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का होगा। 33% क्षमता के साथ दफ्तर भी खुलेंगे। बाकी रियासतों पर फैसला 5 जून को होगा। वो शुरू होगा दुकानों के लिए और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, इसके बारे में हमने कहा कि 5 तक 5 को हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। तो उस पर हमने ये निर्णय। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अनलॉक प्रक्रिया के बारे में आज फैसला करेगी। ऐसे संकेत है कि घटती संक्रमण दर के बीच यूपी में भी राहत का ऐलान हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि संक्रमण दर के हिसाब से जिलों के डीएम को छूट देने का अधिकार दिया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम को हरी झंडी दी जा सकती है। दुकानें खोलने को सशर्त छूट दी जा सकती है। निजी दफ्तरों को 33% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी मिल सकती है। लंबे वक्त से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तो सख्त जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना का खतरा फिर से बढ़ सकता है। इसे लेकर भी बेहद सावधान रहना होगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा, पंकज जैन, लखनऊ से कुमार अभिषेक और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।